नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप विश्वकर्मा फिर से एक वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए, जिसमें हम लोग पढ़ाने वाले हैं किरचॉफ का नियम। और ये जो टॉपिक है ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन आने ही आने हैं आपके, या तो किरचॉफ का नियम लिखने को आना है और या तो इस पर एक न्यूमेरिकल। तो आज हम इस वीडियो में इन दोनों क्वेश्चनों को पढ़ने वाले हैं, किरचॉफ के नियम के साथ एक न्यूमेरिकल भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमको पढ़ना है आज किरचॉफ का नियम। क्या पढ़ना है? किरचॉफ का नियम का नियम पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए वैज्ञानिक किरचॉफ ने जो है एक जटिल सर्किट को सॉल्व करने के लिए अपने दो नियम दिए। जटिल सर्किट का मतलब ऐसा कोई परिपथ हो जिसको ओम के नियम की सहायता से सॉल्व करना कठिन हो जाए, ना सॉल्व कर पाए, ऐसे परिपथ को सॉल्व करने के लिए वैज्ञानिक किरचॉफ ने अपना एक नियम दिया है। ठीक है, जिसमें से इन्होंने दो नियम दिया है। सबसे पहला नियम है इनका धारा अथवा संधि का नियम। धारा अथवा संधि का नियम। अब चाहे आपसे एग्जाम में संधि का नियम पूछा जाए, चाहे धारा का नियम पूछा जाए, हम लिखने वाले हैं किरचॉफ का प्रथम नियम। ठीक है, और प्रथम नियम में इन्होंने बताया क्या? प्रथम नियम में इन्होंने कहा कि जो है, अगर आपके पास ढेर सारी सप्लाई हैं, बहुत सारे वायर्स हैं, ढेर सारे क्या हैं? वायर्स हैं। जैसे कि एक वायर ये है, एक वायर ये है, और एक वायर ये है, एक वायर ये है, और एक वायर ये है। इस प्रकार से ढेर सारे वायर एक किसी निश्चित बिंदु पर कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक है, किसी एक बिंदु पर क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं। तो अब यहां से कितनी धारा होगी? ठीक है, कितनी धारा आ रही है, जा रही है, उनको कैसे हल करना है सर्किट को? ठीक है, या एक वायर में छोड़कर बाकी अन्य वायरों की धारा पता है, तो कैसे हम उस वायर की धारा को पता करेंगे? इन चीजों को सॉल्व करने के लिए वैज्ञानिक किरचॉफ ने अपना एक नियम दिया, जिसको हम धारा अथवा संधि का नियम कहते हैं। ठीक है, इसमें मान लेते कितनी धारा I1, इसमें कितनी है I2, इसमें कितना है I3, इस वायर में I4, इस वायर में I5 है। ठीक है, तो महान वैज्ञानिक किरचॉफ ने कहा कि जो होती है आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने। कहा कि अगर किसी बिंदु पर जितनी चीजें आ रही उतने ही वहां से जा सकती हैं। ठीक है, अर्थात इस बिंदु की ओर जितनी धारा आएगी उतना ही धारा इस बिंदु से दूर भी जा सकती है। उससे ज्यादा नहीं जा सकती, कम भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये बिंदु खुद तो धारा लेगा नहीं। ठीक है, तो किसी वायर में, एक सिंपल सी वायर की अगर बात करें, तो एक वायर के दूसरे, जैसे वायर है, इसके दूसरे छोर से जितनी धारा आई है, ठीक उतनी धारा इसके आगे भी जाएगी। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से किरचॉफ के नियम के अनुसार किसी बिंदु पर जितनी धारा आती उतनी धारा क्या हो जाती है? वहां से चली जाती है। ठीक है, तो किरचॉफ ने अपने इस नियम के माध्यम से आपको क्या बताया? कहा कि आने वाली धारा ना, संधि बिंदु की ओर आने वाली धारा, संधि बिंदु की ओर, संधि बिंदु की ओर आने वाली धारा, आने वाली धारा बराबर होता है संधि बिंदु से दूर जाने वाली धारा। संधि बिंदु से दूर जाने वाली धारा। ठीक है, अर्थात संधि बिंदु यानी इस बिंदु की ओर कितनी धारा आ रही है? I1 और I2 आ रही है ना। कितनी धारा आ रही है? I1 और I2 आ रही है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या कर देंगे? I1 प्लस का I2 बराबर, इससे दूर कितनी जा रही है? I3, I4 और I5। तो I3 धन I4 धन I5 कर देंगे। ठीक है, जितनी धारा इस बिंदु की ओर आई है, ठीक उतनी धारा इस बिंदु से दूर भी जाएगी, वो चाहे जिस वायर से आ रही हो, चाहे जिस वायर में जा रही हो। ठीक है, अच्छा, ये सारी धाराएं प्लस में इधर आएगी तो माइनस में, तो I1 प्लस का I2, ये I3 प्लस में इधर आएगा, माइनस का I3 I4 प्लस में इधर आएगा, माइनस का I5 I4 प्लस का I5 इधर आएगा, माइनस का I5 इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 0। और ये सारी चीजें क्या है? इन धाराओं का बीजगणितीय
योग है, अर्थात इसको हम सिग्मा आई लिख सकते हैं, समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब कि सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग है वो कितना आया है, 0 आया। अर्थात किरचॉफ का नियम क्या है, अपने पहला नियम किरचॉफ ने क्या दिया है, किसी संधि बिंदु पर, किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग कितना होता है, शून्य होता है। ठीक है, ये किरचॉफ का प्रथम नियम है। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है, किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी संधि बिंदु की ओर आने वाली धारा बराबर संधि बिंदु से दूर जाने वाली धारा। और नियम का फार्मूला क्या है, तो सिग्मा आई इज इक्वल टू 0, अर्थात आई का योगफल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये किरचॉफ का प्रथम नियम है। ठीक, अब आइए हम, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर हम किरचॉफ का दूसरा नियम पढ़ते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, चलिए फिर मैं इसको मिटा देता हूं, फिर चलते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। जो दूसरा रूल है वो किसी बंद परिपथ में लागू होता है। ओम के नियम से हम उन्हीं सर्किटों को सॉल्व कर सकते हैं जिन परिपथों में खुला परिपथ हो, सॉरी क्या हो, ओपन सर्किट हो। ठीक है, एक विद्युत वाहक बल का स्रोत लगाओ, एक सेल लगा हो, उन्हीं परिपथों को हम ओम के नियम की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। पर किरचॉफ के नियम से हम हर उस सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं जिसमें 1 2 4 सेल लगे हों। ठीक है, तो चलिए, और इस नियम को क्या बोलते हैं, तो इस नियम को कहते हैं बंद पास का नियम। तो किरचॉफ का दूसरा नियम क्या है, बंद पास का नियम, बंद पास का नियम। ठीक है, तो किरचॉफ का दूसरा नियम क्या है, बंद पास का नियम है। आइए एक बंद पास का निर्माण कर लेते हैं हम लोग। निर्माण का मतलब बना देता हूं मैं। एक सेल ये हो गया, एक सेल ये हो गया, और इसका विद्युत वाहक बल कितना है, E1 है, और इसके साथ पे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा है जिसकी वैल्यू कितनी है, R1 है। ठीक है, और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसकी वैल्यू कितना है, R2 है, और यहाँ पे भी एक जो है रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसकी वैल्यू कितना है, R3 है। तो इस प्रकार से ये सर्किट हो गया कंप्लीट। और इसी के साथ ना एक सेल यहाँ पे भी लगा हुआ है, एक सेल यहाँ पे भी लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो सेल लगा हुआ है इसके साथ यहाँ पे एक काम करते हैं, इस सेल को मैं यहाँ लगा लेता हूँ। चलो यहाँ लगा दिया एक सेल। ठीक है, और इसका विद्युत वाहक बल कितना है, E2 है। कितना है, E2 है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है R4, और ये यहाँ से ऐसे कनेक्ट है। अब देखिए इस सर्किट को ना ओम के नियम से सॉल्व कर नहीं पाएंगे हम। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डबल डबल सेल लगा हुआ है। अब हम सर्किट को शुरू कहां से करेंगे यही नहीं पता हमारे लिए। ठीक है, इसका नामकरण कर देते, तीसरे का नाम A B C D E और F नाम दे दिया। ठीक है, और इसमें जो धारा बह रही है उसको पता कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि E1 सेल के द्वारा जो धारा प्रवाहित हो रही है वो I1 है, और E2 सेल के द्वारा जो धारा प्रवाहित हो रही है वो कितना है, I3 है। तो E1 से धारा इधर जा रही कितना, इधर जा रही I1, E2 से धारा इधर कितना जा रही है, I2 जा रही है। अब देखो I1 इधर से घूमते हुए यहाँ पहुंचेगा और I2 यहाँ पहुंचेगा, तो इस बिंदु पर आएगा तो दोनों मिल जाएगा, I1 और I2 दोनों आ रहा है, तो I1 प्लस I2 मिलकर यहाँ से इधर की ओर आएगा। तो इधर कौन धारा जा रहा है आपका, I1 प्लस का I2 धारा जाने वाली है। ठीक है, फिर उसके बाद अब इधर आएंगे, नेक्स्ट ये धारा I2 यहाँ तक आएगी ना। अब यहाँ से I2 पीछे से आ रही है, I2 यहाँ जा रही, तो इसका मतलब पीछे से आनी भी चाहिए। तो यहां तक तो ये I1 प्लस I2 साथ साथ आएंगे, फिर यहां से कौन इधर जाएगा, I2 जाएगा, और इधर से I1 आ रहा है तो पीछे से I1 आना भी चाहिए, क्योंकि आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा होता है। तो यहां से जो है इधर की ओर कितना जाएगा आपका, I1 धारा चला जाएगा। ठीक है, किरचॉफ के नियम की सहायता से हमने पहला नियम लगा के सर्किट को कर लिया कंप्लीट।
अब हम जो है इसको सॉल्व करेंगे, किरचॉफ का दूसरा नियम लगाएंगे। तो दूसरा नियम क्या कहता है कि आप पहले किसी भी एक बंद डब्बे को ले लो, जैसे मैं ले लेता हूं बंद पास ए बी सी एफ को, ठीक है। तो बंद पास ए बी सी एफ में, बंद पास ए बी सी एफ में। अब आपको करना क्या है इस बंद पास में, तो आपको ये करना है इस बंद पास के 2 राउंड लगाने हैं आपको। कितने राउंड लगाने हैं? 2 राउंड लगाने हैं। और पहले राउंड में आपको खोजना है कि सेल क्या है, कहां लगा है, कौन सी डायरेक्शन में लगा है, ठीक है। और उसकी वैल्यू को नोट कर लेना है। कैसे नोट करना है मैं भी आपको समझाऊंगा। और दूसरे राउंड में बराबर लगा के फिर नोट करना है रेजिस्टेंस और उसमें धारा किधर जा रही है, ठीक है। तो आइए अब समझते हैं इनको नोट कैसे करेंगे। अब ध्यान से देखो, जैसे मेरा बंद पास ए बी सी एफ है ना, मैं किसी भी एक डायरेक्शन में इसमें घूम सकता हूं। तो मैं घूम लेता हूं इसमें इस डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसे रोटेट कर लेता हूं, ठीक है। हमको घूमते समय इतना ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि ज्यादातर धारा हमारे चलने की दिशा में मिले, ज्यादातर अधिकांश धारा, ठीक है। चूंकि सारी की सारी धारा हमारे चलने की दिशा में मिले ऐसा पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। कभी कभार किसी सर्किट में हो जाता है, परंतु इतना ध्यान रखें कि अधिकांश धारा अपने घूमने की दिशा में मिले। और नहीं भी मिल रही तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, अब जब मैं यहां से घूमना स्टार्ट करूंगा तो मान लो मैं पॉइंट बिंदु बी से चलना स्टार्ट करता हूं। तो जब बी से मैं ए तक आऊंगा तो बीच में हमको यहाँ एक सेल मिलेगा, और सेल में धारा इधर से इधर की ओर आ रही है। मैं जिधर जा रहा हूं उधर धारा भी जा रही है। तो जब अपने चलने की दिशा में धारा मिले तो जो चीजें हैं उनको पॉजिटिव चिन्ह के साथ लिखना है। तो हमको फिलहाल अभी सेल नोट करना है। तो सेल का विद्युत वाहक बल E1 है और ये किस में लिखा जाएगा, प्लस चिन्ह के साथ, क्योंकि हम भी इधर आ रहे हैं और सेल उधर ही धारा प्रोवाइड कर रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन, तो हमारे लिए सीधा है वो, ठीक है। फिर आगे आएंगे, इधर चलेंगे, कोई सेल नहीं। यहां से जब हम इधर मुड़ेंगे तो यहाँ एक सेल मिल जाएगा, ठीक है। परंतु इस बार समस्या ये कि सेल इधर की ओर धारा प्रोवाइड करा रहा है और हम घूमते हुए उधर जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके आगे माइनस लगाएंगे और इसका विद्युत वाहक बल लिख लेंगे कितना, E2। फिर लगाएंगे बराबर, क्यों, क्योंकि अब हम इसको इस डिब्बे में दूसरा कोई सेल और बचा नहीं है, 2 था, मैंने दोनों को नोट कर लिया है। अब फिर से राउंड स्टार्ट करेंगे और बी से ही चलना स्टार्ट करेंगे फिर से। और इस बार धारा और प्रतिरोध का गुणनफल लिखना है। और अपने चलने की दिशा में मिले तो प्लस चिन्ह के साथ, और विपरीत दिशा में मिले धारा तो ऋण चिन्ह के साथ, ठीक है। तो बी से जब हम ए की ओर आएंगे तो यहाँ बीच में एक रेजिस्टेंस मिलेगा R1। इसमें धारा कितनी जा रही है, I1 जा रही है। तो इसका गुणनफल क्या हो जाएगा, I1 R1 हो जाएगा। और धारा सेम डायरेक्शन में इसलिए प्लस चिन्ह के साथ लिखेंगे। फिर यहां से इधर की ओर आएंगे तो यही I1 धारा घूमती हुई इधर आ रही है, किसमें से, R2 में से। और हम भी इधर ही चल रहे हैं तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पे प्लस में नोट कर लेंगे I1 R2, ठीक। फिर जब हम इधर जाएंगे तो यहाँ पे R3 मिलेगा। अब सेल से नहीं पूछना आपको कुछ भी, सेल को नहीं ध्यान देना है क्योंकि सेल को एक बार नोट कर लिया आपने, ठीक। अब जब हम इधर जाएंगे ना तो धारा इधर आ रही है इसलिए इसको माइनस चिन्ह के साथ लिखेंगे। और कितनी धारा इसमें, I2 धारा है, तो I2 R3 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। अब इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1, ठीक। एक बंद पास अपना सॉल्व हो चुका है। दूसरे बंद पास में आ जाइए, इसका नाम क्या है, इसका नाम रख देते हैं FCDE, ठीक है, या CDEF रख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब बंद पास CDEF में, बंद पास CDEF में, ठीक है। और इसमें अब हम चलना स्टार्ट करेंगे। तो चलो C से चलते हैं। फिर C से इधर आएंगे ना तो हमको सेल नहीं मिल रहा है, यहां मिला एक सेल। कितना है इसका विद्युत वाहक बल E2, हम भी इधर आ रहे हैं, इधर ही घूम रहे हैं ना, हम भी इधर आ रहे हैं, धारा भी इधर आ रही है, इसलिए इसको किस में नोट करेंगे, प्लस चिन्ह के साथ नोट करेंगे। फिर आगे आएंगे तब कोई सेल नहीं लगा, कोई दिक्कत नहीं, जान दो, बराबर लगा दो। फिर दूसरा राउंड स्टार्ट करते हैं। सेकंड राउंड में यहां से C से जब चलना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ का रेजिस्टेंस मिलेगा, जिसमें धारा I2 जा रही है और रेजिस्टेंस कितना, R3 है। और दोनों सेम डायरेक्शन में, हम भी सेम जिस डायरेक्शन जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में धारा जा रही है, इसलिए प्लस चिन्ह के साथ लिखेंगे क्या, I2 R3 लिखेंगे, दोनों का गुणनफल, ठीक। फिर यहां से आएंगे इधर तो कोई धारा, कोई रेजिस्टेंस नहीं मिला। यहां से जब इधर मुड़ेंगे तो एक रेजिस्टेंस मिलेगा R4। इसमें धारा I1 प्लस I2 आ रही है, इन दोनों का गुणनफल क्या लिख लेंगे हम, प्लस में I1 प्लस I2 ब्रैकेट के बाहर R4। और ये सेम डायरेक्शन में ना, जिधर हम जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में, इसलिए इसको भी कौन से चिन्ह के साथ लिखेंगे, प्लस चिन्ह के साथ लिखेंगे, ठीक है।
अब देखिए ध्यान से, इसको समीकरण 2 नाम दे दे रहे हैं हम, ठीक है। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, स्पष्ट हो रहा है कुछ। क्या स्पष्ट हो रहा है? स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है? इधर देखो ई का बीजगणितीय योग लिखा है, अर्थात ये लिखा है समेशन ऑफ ई, ठीक है। और इधर देखो आई आर का बीजगणितीय योग लिखा है, तो इधर कर देंगे समेशन ऑफ आई आर, ठीक है। दिस इज रूल ऑफ किरचॉफ, ठीक है। ये किरचॉफ का सेकंड नियम है, दूसरा नियम है। क्या है अब इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ेंगे? यदि देखो अब है कैसे, कब काम करता है ये? जब किसी बंद पास में ये लगता है, कहां लगता है? बंद पास में। और उस बंद पास में अगर एक से अधिक विद्युत वाहक बल के स्रोत और एक से अधिक रेजिस्टेंस एक साथ कार्य कर रहे हैं, तब ये नियम को हम लगाते हैं, ठीक है। तो इसकी भूमिका कैसे बनाएंगे? इसकी भूमिका बनाएंगे, यदि किसी बंद पास में, बंद पास में एक से अधिक विद्युत वाहक बल, वैद्युत वाहक बल के स्रोत व रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध, ठीक है, एक साथ कार्य कर रहे हो, एक साथ कार्य कर रहे हो, तो क्या होगा? जब एक साथ कार्य कर रहे होंगे तो उस टाइम पर देखो समेशन ऑफ ही, मतलब कि समस्त विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग, समस्त कार्य कर रहे हो तो समस्त विद्युत, फिर मैं विद्युत लिख रहा हूं, क्या हो गया मुझे, वैद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग जो है किसके बराबर है? समेशन ऑफ आई आर, मतलब अलग अलग भुजा में लगे प्रतिरोध और उसमें प्रवाहित धारा का के गुणनफल का ये बीजगणितीय योग है, का योग अलग अलग भुजाओं के प्रतिरोधों व उनमें प्रवाहित धारा के गुणनफल के बीजगणितीय गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है। तो किरचॉफ का सेकंड नियम क्या बन जाएगा? यदि किसी बंद पास में एक से अधिक वैद्युत वाहक बल के स्रोत व प्रतिरोध एक साथ कार्य कर रहे हो तो समस्त वैद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग अलग अलग भुजाओं के प्रतिरोध व उनमें प्रवाहित धारा के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है। ये हो जाएगा किरचॉफ का सेकंड नियम, ठीक है। तो इसका भी आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम इस पर देखते हैं कि एग्जांपल दोनों नियमों पर। तो चलिए अब हम लोग जो है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, तो चलिए फिर आगे चला जाए। तो देखिए इसका उपयोग करके जो है बनाया गया व्हीटस्टोन सेतु, किरचॉफ के इन दोनों नियमों की सहायता से बनाया गया व्हीटस्टोन सेतु। तो इस पर एक न्यूमेरिकल करने से पहले हम थोड़ा सा व्हीटस्टोन सेतु पढ़ना चाहेंगे, ठीक है। तो चलिए पढ़ लेते हैं व्हीटस्टोन सेतु पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। तो देखो व्हीटस्टोन सेतु है क्या? व्हीटस्टोन सेतु है क्या, इस चीज को हमको पढ़ना है। देखो प्रोफेसर व्हीटस्टोन एक वैज्ञानिक थे, ठीक है। प्रोफेसर व्हीटस्टोन एक क्या थे? वैज्ञानिक थे।
और उन्होंने क्या किया ना, जैसे कोई आपको सर्किट दे दिया, कोई तार दे दिया जाए और उसका प्रतिरोध नहीं पता आपको, कोई तार दे दिया जाए और इसका प्रतिरोध आपको नहीं पता है, तो उसके अज्ञात प्रतिरोध को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है इनकी सहायता से। प्रोफेसर व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से, सॉरी, व्हीटस्टोन सेतु ने जो सेतु का निर्माण किया है उसकी सहायता से हम उस दिए गए प्रतिरोध का आसानी से मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो व्हीटस्टोन सेतु क्या है? तो व्हीटस्टोन सेतु प्रतिरोधों का एक ऐसा संयोजन है, व्हीटस्टोन सेतु प्रतिरोधों का एक ऐसा समायोजन है, जो कि या जिसकी सहायता से, ऐसा समायोजन है जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध को, नहीं, किसी अज्ञात प्रतिरोध को, सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है, आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, अब इन्होंने उस सेतु का निर्माण कैसे किया था? भाई मैंने ये तो बता दिया कि प्रतिरोधों का ऐसा समायोजन है जिसकी सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है, परंतु किया कैसे जा सकता है ये उसको समझते, वो समायोजन था क्या यार? ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, कुछ रेजिस्टेंस लिए थे, उनमें से एक रेजिस्टेंस ये हो गया, ठीक है, दूसरा रेजिस्टेंस ये हो गया, और तीसरा रेजिस्टेंस ये हो गया, और चौथा रेजिस्टेंस इनका ये हो गया। ठीक है, तो इन रेजिस्टेंसों का उन्होंने नामकरण कर दिया, इसका नाम रख दिया P और इसका नाम रख दिया Q, इसका नाम रख दिया R, इसका नाम रख दिया S, और इसके विकर्ण के, यानी इन दोनों के विकर्णों के बीच में लगा दिया एक गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर जानती हो क्या है? धारा मापी है, ठीक है, और ये क्या करता है, परिपथ में प्रवाहित धारा को संसूचित करता है, बताता है कि हाँ इस परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं प्रवाहित हो रही है। और इन बिंदुओं के बीच में लगा दिया एक सेल, यहाँ पे भी कुंजी लगा दी इसको चालू और बंद करने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार का जो समायोजन है, इसी समायोजन को कहते हैं व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं, इसी समायोजन को क्या कहते हैं? व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान देखिए, इन बिंदुओं का नामकरण करते हैं, तो थोड़ा सा इस बिंदु का नाम A B C D। ठीक, अब ध्यान से देखिए, इधर से ना क्या होता है, ये सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E है, इस सेल से जब हम इस कुंजी को ऑन करते हैं तो इधर से धारा प्रवाहित होती है, कितनी प्रवाहित होती है धारा? इधर से I धारा प्रवाहित होती है, कितनी प्रवाहित होती है? I, ठीक है, और उस I में से इस वाले सर्किट में यहां से दो रास्ते बन जाते हैं, तो कुछ धारा उधर चली जाए, कुछ इधर चली जाएगी, तो उधर कितनी चली जाती है, तो इधर चली जाती है I धारा, और बची कितनी, तो I1 धारा उधर चली जाती, तो बची कितनी, इस I में से इस I1 को घटा लो तो जो बचेगा वो धारा इधर चली जाएगी, किरचॉफ के प्रथम नियम से। ठीक है, तो I में से I1 को घटाएंगे तो I माइनस I1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? I माइनस I1, तो इधर कितना जाएगा? इधर जाएगा I माइनस I1 धारा इधर चली जाएगी। ठीक है, और फिर उन्होंने कहा कि जब इसमें से कोई विकर्ण से कोई धारा न बह रही हो, विकर्ण से कोई धारा नहीं बह रही होगी, तो वही धारा घूमकर इधर चली जाएगी, इसमें आएगी नहीं, और ये धारा घूमकर इधर चली जाएगी, फिर यहाँ से I1 और I माइनस I1 मिलकर I बन जाएंगे और इधर से ऐसे फ्लो होने लगेंगे। ठीक है, अब इसमें जो ये लगा है ये सारी चीजें हैं क्या, इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो P क्या है? तो P है अपना ज्ञात प्रतिरोध। P क्या है भैया? P है ज्ञात प्रतिरोध, क्यों, क्या है? ये भी ज्ञात प्रतिरोध है, क्यों क्या है? ये भी ज्ञात प्रतिरोध है।
प्रतिरोध है। ठीक है, आर क्या है, प्रतिरोध बॉक्स है। आर क्या है, प्रतिरोध बॉक्स से निकाला गया प्रतिरोध, से निकाला गया प्रतिरोध। अब ये प्रतिरोध बॉक्स क्या है, तो ये एक बॉक्स होता है, डिब्बा होता है, जिसमें अलग अलग मतलब कुछ रेजिस्टेंस लगे होते हैं जिनसे हम ऐच्छिक प्रतिरोध को परिपथ में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कुछ हो जैसे 1 ओम का लग गया, ठीक है, 2 का लग गया, फिर 2 का लग गया, और फिर उसके बाद 5 ओम का रेजिस्टेंस लग गया। अब देखो इनसे हम क्या कर सकते हैं, इन प्रतिरोधों की सहायता से। ठीक है, और यहाँ पे लग गया 10 का, 20, 20, 50 ओम का, ऐसे इतने रेजिस्टेंस लग गए हैं। अब इनकी सहायता से हम 1 से 100 तक के रेजिस्टेंसों को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपको 3 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए, 1 2 को लगा लो, 4 ओम का चाहिए 2 2 को ऐड कर लो, 5 ओम का चाहिए 5 को ऐड कर लो, 6 ओम का चाहिए 5 और 1 को ऐड कर लो, 7 ओम का चाहिए 5 और 2 को ऐड कर लो, 8 ओम का चाहिए 5 2 1 को ऐड कर लो। ठीक है, 9 ओम का चाहिए 5 और 2 2 को ऐड कर लो, 10 ओम का चाहिए सबको ऐड कर दो, 11 का चाहिए तो इधर से 10 और 1 को ऐड कर लेंगे, 12 का चाहिए इधर 10 2। ठीक है, तो 73 ओम का चाहिए तो इधर 50 20 70 3 73, इतना इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जितने ओम का रेजिस्टेंस चाहिए होता है उस हम प्रतिरोध उस बॉक्स से हम उतने ओम का रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई ऐसा बॉक्स होता है प्रतिरोध बॉक्स जिसमें ऐसे करके इन इन वैल्यूओं के जो है रेजिस्टेंस लगे होते हैं, चार कितने 8 रेजिस्टेंस। ठीक है, और इन रेजिस्टेंसों की सहायता से हम ऐच्छिक प्रतिरोध को परिपथ में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बॉक्स को प्रतिरोध बॉक्स कहा जाता है। यस क्या है, तो यस अपना है अज्ञात प्रतिरोध, अज्ञात प्रतिरोध है यस। यस क्या है भैया, तो यस है अज्ञात प्रतिरोध, मतलब कि ऐसा रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमको नहीं ज्ञात है, जो ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए अब इसमें हम लगाते हैं किरचॉफ का नियम और इसके सिद्धांतों और सारी चीजों को ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो किरचॉफ का नियम लगाएंगे कौन से बंद पास में, ए बी डी में। ठीक है, बंद पास ए बी डी में। थोड़ा सा हम आपको ये बता दें कब काम करता है। ठीक है, तो देखिए हम करते क्या है, जैसे पी और क्यू ज्ञात प्रतिरोध है, ठीक है, आर अपना प्रतिरोध बॉक्स और यस क्या ज्ञात प्रतिरोध, तो यहाँ पे यस के स्थान पे हम अज्ञात प्रतिरोध को जोड़ देते हैं जिसका प्रतिरोध का मान हमको ज्ञात करना है। तो होता क्या है कि इस गैल्वेनोमीटर की ये कुंजी को हम ऑन कर देते हैं। ठीक, कुंजी को ऐसे बंद कर दिए, अब इसमें से भी कुछ धारा बहने लगती, गैल्वेनोमीटर ऐसे होता है और इसमें यहाँ बीच में शून्य होता है और इसकी सुई कभी इधर घूम जाती है और कभी इधर घूम जाती है। ठीक है, इधर घूम गई तो इसका मतलब यहाँ से हम प्रतिरोध को घटा लेंगे। ठीक है, मतलब प्रतिरोध बॉक्स से प्रतिरोध का मान कम करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, और फिर धीरे धीरे इस सुई को कहां की ओर लेकर आएंगे, तब तक कम करते जाएंगे, एडजस्ट करते जाएंगे जब तक कि ये सुई कहां ना पहुंच जाए, शून्य पर ना पहुंच जाए। ठीक है, और अगर ऐसा मतलब कि क्या हो जाए, ज्यादा घट जाएगा तो फिर प्रतिरोध को थोड़ा बहुत बढ़ाएंगे। कुल मिला के हमको इस प्रतिरोध बॉक्स से ऐसा रेजिस्टेंस ऐड करना होता है कि इस गैल्वेनोमीटर की सुई का विक्षोभ कितना हो जाए, शून्य हो जाए। ठीक है, इसकी सुई जो होती है वो इस प्रकार से आ जाए। ठीक है, और इस कंडीशन में इस वाले सप्लाई से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही, अर्थात इसमें बहने वाली धारा का मान क्या है, शून्य है। ठीक है, अब चलिए इस सर्किट को जब शून्य विक्षेप की स्थिति में आ जाए गैल्वेनोमीटर, तो उस सर्किट को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देख लीजिए कैसे सॉल्व करेंगे। इस वाले बंद पास में हम ऐसे घूमेंगे और एक चक्कर लगाएंगे और किरचॉफ का प्रथम नियम द्वितीय नियम लगा देंगे। ठीक है, तो किरचॉफ के द्वितीय नियम से बंद पास ए बी डी में क्या मिलेगा हमको, पहले ए से बी की ओर जाएंगे तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल कितना, देखो इसमें कहीं सेल नहीं लगा, पहली बात तो इनका जो सेलों का मान होता है वो 0 हो जाएगा, मतलब कि जहां हम ई लिखते थे अभी तक, ई को नोट करते थे, वो शून्य हो जाएगा। फिर दूसरी बात, जब दूसरा चक्कर लगाएंगे तो यहाँ ए से बी पर जाएंगे तो रेजिस्टेंस मिलेगा पी और इसमें धारा I1 जा रही है तो हो जाएगा I1P। फिर यहां से घूम के जब इधर आएंगे ना तो इसमें कोई धारा ही नहीं बह रही, धारा शून्य है, तो गैल्वेनोमीटर का जो प्रतिरोध है ना उसमें जब हम शून्य से गुणा करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा, तो इसका रेजिस्टेंस लिखने की जरूरत नहीं है। फिर यहां से जब हम इधर जाएंगे तो धारा इधर आ रही है, हम उधर जा रहे हैं तो वैल्यू माइनस चिन्ह में लिखी जाएगी। कितनी धारा, कितना है इसमें I माइनस I1 इंटू रेजिस्टेंस कितना है R है, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो I1P इज इक्वल टू I माइनस I1
इंटू आर मिलेगा आपको। ठीक, दिस इज समीकरण नंबर फर्स्ट। आगे चलते हैं, इस बंद पास में आ जाएंगे बी सी डी में। अब हम आएंगे बंद पास बी सी डी में आएंगे। बंद पास कहां जाएंगे? बी सी डी में आएंगे। और बंद पास बी सी डी में क्या मिलेगा? फिर से किरचॉफ का नियम लगाएंगे। तो इसमें भी हमको कोई सेल नहीं मिल रहा है, अर्थात बराबर में क्या लिख दूंगा? 0। ठीक है, फिर आगे आएंगे। अब बी से जब सी की ओर जाएंगे तो रेजिस्टेंस कितना है, क्यों, और इसमें धारा कितनी आ रही है? I1 आ रही है। क्योंकि देखो यहां से I1 चली और यहाँ इधर धारा जानी नहीं है, तो सारी की सारी धारा इधर ही आएगी। तो यहाँ से I1 चली थी तो यहाँ से भी कितनी जाएगी? I1 जाएगी। I1 इंटू क्या लिख लेना है आपको? क्यों लिख देना है। ठीक, फिर उसके बाद जब आप इधर से इधर आओगे तो इधर देखो, इसमें ऊपर भी धारा नहीं जा रही है। इधर से I1 माइनस I1 आ रही थी यहाँ पे, तो यहीं से जाएगी I माइनस I1, इधर भी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे धारा कितनी जा रही है? I माइनस I1 पर धारा उधर जा रही है, हम इधर आने वाले हैं, ऐसे चक्कर लगा रहे हैं हम। ठीक है, तो जब हम इधर आने वाले हैं तो धारा विपरीत दिशा में, इसलिए यहाँ पे I माइनस I1 माइनस में लिखेंगे। और इसमें रेजिस्टेंस कितना है? यस से इंटू कर देंगे। यस से ये माइनस में उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो I क्यू इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू एस मिलेगा। दिस इज समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में ना 2 से आप भाग दे दो, तो समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर 1 में 2 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा? 1 में I1P है और 2 में कितना है? I1Q है। इज इक्वल टू यहाँ पे क्या मिल जाएगा? I माइनस I1 इंटू आर हो जाएगा। और बटे में इस साइड आपको क्या मिल जाएगा? तो I माइनस I1 इंटू एस मिल जाएगा। जो कटे उसको काट दीजिए, I1 से I1 और I माइनस I1 से I माइनस I1 कैंसिल हो गया। बचा क्या? P अपान Q इज इक्वल टू R अपान S। ये हो गया फार्मूला। ये क्या हो गया? फार्मूला हो गया। ठीक है, अब इस फार्मूले से हम सॉल्व कैसे करेंगे? अब देखो, हमको P और Q ज्ञात प्रतिरोध है, R रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाला गया प्रतिरोध है, अर्थात उसकी भी वैल्यू हमको पता रहेगा कि हमने कितना ओम का रेजिस्टेंस निकाला है। तो 3 रेजिस्टेंस ज्ञात है और चौथा जो अज्ञात है। 3 ज्ञात है तो चौथा को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका सिद्धांत क्या है? तो जब इसके विकर्ण से कोई धारा प्रवाहित ना हो रही हो तो इनके संगत भुजाओं के प्रतिरोधों का जो अनुपात है वो बराबर होता है। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लगाते हैं ना, तो वो सिद्धांत पूछा जाता है एग्जाम में कि तो व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है। तो ध्यान से देखिए, जब मैंने कहा ना इस विकर्ण से कोई धारा नहीं जाएगी तो उस समय P अपान Q इज इक्वल टू R अपान S। P क्या है? इस भुजा का प्रतिरोध है। Q क्या है? इस भुजा का। तो ये भुजा संगत भुजा है कि नहीं? A से B पर गए तो फिर B से C पर है, संगत भुजा है। तो ये P अपान Q संगत भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात हो गया। बराबर किसके है? R अपान S के। R इस भुजा का रेजिस्टेंस और S इस भुजा का रेजिस्टेंस, ये तो संगत भुजा है। ठीक है, और ये कब हुआ? जब इस विकर्ण से कोई धारा नहीं जा रही है। तो बताएंगे क्या? जब व्हीटस्टोन सेतु के विकर्ण से कोई धारा ना प्रवाहित हो रही हो तो उनके संगत भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। ये है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चला जाए। तो वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है, ठीक है, तो फिर चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और मेरा भी थोड़ा कॉलेज जाने का टाइम हो गया है, तो अब जो है चलते हैं थोड़ा सा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और वीडियो पसंद आया तो थोड़ा लाइक वाइक कर दिया करिए यार, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करिए। ठीक है, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो थोड़ा सा, इसीलिए ना थोड़ा सा दिल टूट जाता है। आप भी थोड़ा सा सपोर्ट करिए, तो फिर हम और भी आगे चलते हैं, आपको और अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है।